तो दोस्तों आज मैं कवर करने वाला हूँ तेंसुरा के लाइट नोवेल का एपिसोड नंबर 11। तो भाई जिन्होंने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो एक बार उन्हें चेक कर लेना। तो ठीक है, अभी अपना एपिसोड शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि यहाँ पे यूकी ने ईस्टर्न एम्पायर के अंदर एक कमांडर की पोजीशन को होल्ड कर लिया है। मतलब भाई इस बंदे की प्लानिंग अभी शुरू हो चुकी है और वहीं से अपना सीनियर आगे जाता है। तो शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ पे कि 3 बंदे यहाँ पे खड़े होते हैं और वहाँ पे वो किसी का इंतजार करते हैं और जिसका वो इंतजार करते हैं वो होता है नया कॉप कमांडर, मतलब अपना यूकी। लेकिन भाई ये ज्यादा सरप्राइज नहीं होते क्योंकि ये तीनों के तीनों बंदे और यहाँ पे यूकी भी जो आ चुका है, ये सारे बंदे पार्ट होते हैं सेरेब्रस ग्रुप का और पहले ही यूकी उनका ग्रैंड मास्टर भी है। तो इस वजह से ऐसी चीजें उनके लिए बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं है। तो तभी उसके बाद यहाँ पे यूकी रूम के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे यूकी पहले सॉरी कहता है इन सबको कि मेरे वजह से तुम्हें वेट करना पड़ा, लेकिन तुम यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। लेकिन उसी के पीछे हम उसके साथ कगाली को भी देखते हैं जो कि भाई अभी उसकी सेक्रेटरी बन चुकी है। तो उन तीनों में से यहाँ पे जो पहला बंदा होता है वो यहाँ पे रिप्लाई करता है कि नहीं यूकी सामा, हम बस आपके लॉयल सबऑर्डिनेट है, तो आप हमारे बारे में इतना मत सोचिए। और भाई ये जो बंदा बात कर रहा है ये होता है डामराडा, जो कि सेरेब्रस का वन ऑफ द लीडर है और इसे डामराडा द गोल्ड भी कहा जाता है। लेकिन इसकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है और ये बंदा सच में बहुत ही इंटेलिजेंट है। और यहाँ पे जो दूसरा कैरेक्टर है वो है भाई मिशा, जिसको हम पहले ही देख चुके हैं और उसे यहाँ पे मिशा द लवर कहा जाता है। मतलब यहाँ पे तीनों कैरेक्टर का एक एक वर्ड है जो कि उसे रिप्रेजेंट करता है। पहला था द गोल्ड, यहाँ पे मिशा के लिए द लवर इस्तेमाल किया है क्योंकि ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन भाई चालू भी बहुत है। और तीसरा होता है भाई वेगा, जिसे वेगा द पावर कहा जाता है क्योंकि ये बंदा बस अपनी ताकत का ज्यादा इस्तेमाल करता है और थोड़ा सोचने के काम कम ही करता है। और भाई इसका ऑरा इतना पावरफुल होता है कि अगर इसने किसी को घूर के भी देखा तब भी आगे वाला बंदा मर सकता है। मतलब इस तरीके से यहाँ पे उसे प्रेजेंट किया जा रहा है। और ये तीनों बंदे यहाँ पे सेरेब्रस के लीडर है। तो भाई यहाँ पे अपने जो दोनों बंदे होते हैं, मतलब यहाँ पे डामराडा और मिशा, ये दोनों ही तारीफ करते हैं यूकी की और उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं क्योंकि वो अभी कॉप कमांडर भी बन चुका है और वो अभी गी क्रिम्सन के हाथों से बच के जिंदा आ गया। तो ये दोनों ही बहुत ही बढ़िया बात है, इस वजह से ये दोनों उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। लेकिन भाई दूसरी तरफ यहाँ पे जो वेगा होता है वो कहता है कि अगर उसकी जगह वो होता, मतलब वेगा यहाँ पे कमांडर बनता, तो शायद वो बहुत ही बढ़िया तरीके से इन चीजों को संभाल लेता। तो भाई ये कहने के बाद भी यूकी उसे सीरियसली लेता नहीं है क्योंकि यूकी को पता ही है भाई पूरा ढक्कन बंदा है। ठीक है, हर एक ग्रुप में ऐसा बंदा होता ही है जो कि बस ताकत से काम लेता है और ये कभी भी अपना दिमाग नहीं चलाता। और यूकी का यही सोचना होता है कि भाई तेरे जैसे बंदे को कोई भी कमांडर नहीं बनाएगा, क्योंकि कमांडर बनने के लिए सिर्फ ताकत नहीं भाई इंटेलिजेंस और टैक्टिशियन वाला दिमाग भी होना चाहिए ताकि वो सारी चीजों को मैनेज कर पाए। लेकिन भाई यहाँ पे यूकी सारा क्रेडिट देता है यहाँ पे डामराडा को, क्योंकि वो कहता है कि डामराडा ने यहाँ पे उसे रिकमेंड किया था मास्टर गाड्रा को, जिसको हमने लास्ट एपिसोड में देखा, और उसी की वजह से यहाँ पे यूकी एक कॉप कमांडर बन पाया है। लेकिन भाई यहाँ पे डामराडा भी बहुत चालू है। ठीक है, यहाँ पे वो मना कर देता है यूकी के कॉम्प्लीमेंट को लेने के लिए और वो एक्सप्लेन करता है कि मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि ये जो रिजल्ट हमें मिला है इसकी प्रिपरेशन हमने पहले ही कर रखी थी, इस वजह से हमारा जो अभी आउटकम आया वो उसका नतीजा है, ना कि मेरा। और मैंने बस यहाँ पे जो अदर वर्ल्डर्स है उनको यहाँ पे मास्टर गादरा को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि भाई इनका पहले यही काम था कि यूकी जो भी अदर वर्ल्डर को लाएगा यहाँ पे डामराडा उसे गादरा को सौंपेगा। और हमें पता है कि गादरा अदर वर्ल्डर्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो इस वजह से यहाँ पे डामराडा कहता है कि इसमें मेरा ज्यादा कुछ हाथ नहीं था। तो यहाँ पे यूकी ये सुन के उसे कहता है कि यार तुम आराम से मेरी जो कॉम्प्लीमेंट है वो ले सकते थे, लेकिन तब भी तुम मना कर रहे हो। तो भाई यहाँ पे डामराडा बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा है और वो इस वजह से यहाँ पे मना करता है और वो कहता भी है यूकी से कि अगर मैं इस कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट कर लूंगा तो शायद मुझे और भी काम करना पड़ेगा उस एक्सपेक्टेशन को मैच करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे मना कर रहा हूँ। तो इस वजह से यहाँ पे ये दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और वो समझ जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं कि भाई आगे वाला बंदा अपना काम पूरी तरीके से करेगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे यूकी आता है मेन टॉपिक पे, जहाँ पे वो कगाली से कहता है कि तुम यहाँ पे जो भी डीमन लॉर्ड रिमूवर के बारे में रिपोर्ट आई है उसे एक्सप्लेन करो। तो उसके बाद भाई यहाँ पे कगाली जो है, जो सेरेब्रस ग्रुप से जितनी भी इंटेलिजेंस जमा हुई है डीमन लॉर्ड रिमूवर के बारे में, उसे एक्सप्लेन करने लगती है। और यहाँ पे वो इस वजह से पॉसिबल भी है क्योंकि यहाँ पे वेस्ट से वापस आते वक्त उन्होंने कुछ लोगों को वहीं पे छोड़ दिया था ताकि उन्हें इन्फो मिलती रहे और ये सारी इन्फो उन्हें फ्रीडम एसोसिएशन के बंदों से मिल रही है। तो यहाँ पे कगाली एक्सप्लेन करती है कि डीमन लॉर्ड रिमूवर के अंडर अभी पूरा वेस्ट आ चुका है और उस वजह से यहाँ पे टेम्पेस्ट ने अपनी जो मिलिट्री प्रिपरेशन है वो फुल कैपेसिटी से शुरू कर दी है और ये जो आर्मी वहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं उसका यही पर्पज है कि जो ईस्टर्न एम्पायर का अटैक उनके ऊपर होगा जब भी इन्वेजन होने वाला है तो वो उनके अगेंस्ट डिफेंड कर सके। और उसे रिपोर्ट में ये भी पता चला है कि यहाँ पे टेम्पेस्ट के अंदर बहुत सारे स्ट्रेंज फिनोमेना हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ये सुनने के बाद यूकी को याद आता है कि यहाँ पे जो ग्रेट एमएल रिवर है उसके पास एक स्मॉल टाउन लोकेटेड था और ये जो स्मॉल टाउन है वो बस यहाँ पे एक टैवन का काम कर रहा था, मतलब जहाँ पे लोग इन में रुक सके आते जाते वक्त। तो यहाँ पे यूकी ये सोचता है कि शायद रिमूरो ने उस जगह को कन्वर्ट कर दिया एक मिलिट्री पोजीशन में और ये कहने के बाद ही इस चीज को कगाली कंफर्म करती है क्योंकि हमने पहले ही रिमूरो के प्लान में भी सुना था कि भाई उसने उस जगह को एक स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया ताकि वो उन्हें आगे चल के एक्सपांड भी कर सके और वहाँ पे वॉर के दौरान उन्हें इस्तेमाल भी कर सके। और यही चीज यहाँ पे कगाली भी कंफर्म
कर देती है और वो यहाँ पे बताती है कि लगभग 20,000 सोल्जर वहाँ पे डिप्लॉय हो चुके हैं और वो भी नॉर्मली चल के नहीं आए बल्कि भाई मैजिक ट्रेन का इस्तेमाल करके वहाँ पे ये लोग पहुंचे हैं और यहाँ पे जो सप्लाईज है जो कि भाई वॉर के दौरान उन्हें लगेगी वो भी उन्होंने वहाँ पे पहुंचा दी है। मतलब आगे चल के बहुत टाइम तक अगर वॉर चलती भी है तब भी उनका फायदा होगा। तो भाई ये सुनने के बाद यहाँ पे यूकी समझ जाता है कि शायद ऐसी अगर चीजें सच है तो एम्पायर को बहुत दिक्कत जाने वाली है टेम्पेस्ट के साथ फाइट करने में। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे कगाली एक्सप्लेन करती है कि टेम्पेस्ट ने फार्मेनस से और भी ज्यादा जो फूड है उससे इंपोर्ट किया है। मतलब वो इतना ज्यादा है कि टेम्पेस्ट वहाँ पे 1 मिलियन लोगों से भी ज्यादा लोगों को फूड सर्व कर सकता है। लेकिन उसके बाद वो बताती है कि फार्मेनस पहले पास में अगर 1 साल पहले देखा जाए तो बहुत ही वीक था क्योंकि भाई वहाँ पे फाइट हुई थी और उसके वजह से। लेकिन यहाँ पे कगाली का ये सोचना होता है कि अभी वो इस साल इतना स्ट्रांग हो चुका है मतलब फार्मेनस कि वो एम्पायर से खुद होके फाइट कर सकता है। तो अगर रिमोर के अंडर पूरा वेस्टर्न नेशन यहाँ पे ज्वाइन होता है तो शायद यहाँ पे ईस्टर्न एम्पायर को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो सकती है। लेकिन भाई यहाँ पे यूके का सोचना थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि यूकी यहाँ पे रिमोर को थोड़ा जानता है मतलब बहुत ही अच्छे से और उसकी पर्सनैलिटी कैसी है वो भी। तो उस वजह से यहाँ पे यूकी ये सोचता है कि शायद रिमोरू बाकी वेस्टर्न नेशन को सामने नहीं भेजेगा फाइट करने के लिए क्योंकि रिमोरू की जैसी पर्सनैलिटी है वो बहुत ही भाई काइंड पर्सन है। तो उस वजह से वो ज्यादा लोगों को मरने के लिए नहीं भेजने वाला, वो अपने ही लोगों को मतलब टेम्पेस्ट के सबसे पावरफुल वॉरियर्स को आगे भेजेगा ताकि कैजुअलिटीज थोड़ी कम हो। लेकिन यहाँ पे कगाली और डमराटा का ऐसा ओपिनियन नहीं होता क्योंकि यहाँ पे यूकी को पता है कि ये बंदा रिमोरू इतना एबनॉर्मली पावरफुल है कि वो क्या कर सकता है और वो क्या नहीं कर सकता इसकी कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। तो भाई यहाँ पे कगाली बताते हैं कि टेम्पेस्ट के कैपिटल में मतलब जिसका नाम रिमोरू है वहां पे लगभग 50,000 सोल्जर या उससे भी ज्यादा तैनात हो चुके हैं। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे यूरेजिनिया से जो फोर्सेस है वो भी वहां पे आ रही है। मतलब टोटल 1 लाख से भी ज्यादा के सोल्जर वहां पे स्टैंड करते हैं अभी। लेकिन यहाँ पे कगाली तारीफ करते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया बात है लेकिन एज कम्पेयर टू ईस्टर्न एम्पायर ये कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कगाली एक्सप्लेन करती है कि एम्पायर के पास लगभग 1 मिलियन से भी ज्यादा सोल्जर्स है। और उसके बाद वो बताती है कि यहाँ पे ईस्टर्न एम्पायर में जो भी कमजोर सोल्जर है उसके भाई फिजिकल मॉडिफिकेशन हो चुकी है जिस वजह से वो नॉर्मल नहीं है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न नेशंस। तो उस वजह से उनकी एवरेज स्ट्रेंथ सी रैंक या उसके ऊपर की है। तो समझ लो ये सारे बंदे जो कि 1 मिलियन तक जा रहे हैं इनके नंबर्स वो सारे सी रैंक या उसके ऊपर आ रहे हैं। तो वो बहुत ही पावरफुल फोर्स है और उसके ऊपर उनके पास बहुत ही हाईटेक एडवांस टेक्नोलॉजी भी है और वेपन्स भी है। तो यहाँ पे कगाली का ये ओपिनियन होता है कि भाई इतनी खतरनाक आर्मी के सामने रिमोरू और उसके जो अभी सोल्जर्स है वो थोड़े टाइम के लिए भी स्टैंड नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे पूरे चांसेस है कि एम्पायर ही जीतेगा। तो यहाँ पे कगाली का ये ओपिनियन इस वजह से होता है क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा बताया जाता है कि जब वो डेमन लॉर्ड कजालिम था मतलब बहुत सेंचुरीज पहले तो वहाँ पे ईस्टर्न एम्पायर ने उसके कैसल के ऊपर अटैक कर दिया था। और यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पे डेमन लॉर्ड कजालिम का जो कैसल था वहाँ पे डिफेंस बहुत ही बढ़िया थे और बहुत ही टॉप नॉच थे। लेकिन उसके बावजूद भी भाई ईस्टर्न एम्पायर के जो वेपन्स है वो उसके ऊपर भारी पड़ते हैं। तो यहाँ पे कजालिम जो था वो अपने डिफेंस के ऊपर बहुत ही प्राउड करता था लेकिन उसके बावजूद भी एम्पायर की मिलिट्री ने उसे हरा दिया था। तो यहाँ पे उसी वजह से यहाँ पे कगाली का ये मानना होता है कि अगर भाई वो इतने स्ट्रॉन्ग डिफेंस को तोड़ सकते हैं तो रिमोर के पास तो पहले ही आर्मी कम है तो वो इस वजह से यहाँ पे एम्पायर के अगेंस्ट स्टैंड नहीं कर सकता। लेकिन ये सुनने के बाद यहाँ पे यूकी तभी भी इसके ओपिनियन के अगेंस्ट होता है क्योंकि उसे पता है वॉर बस ज्यादा नंबर से नहीं बल्कि जो भी पावरफुल पर्सन है उनसे जीते जाते हैं और वैसे बंदे रिमोर के पास बहुत है। तो इस वजह से अभी भी यूकी इतना कन्विंस नहीं है कगाली की बातों से। और उसके बाद यहाँ पे कगाली बताती है कि टेम्पेस्ट के अंदर बहुत सारे रेयर और नए प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो चुके हैं जिसमें से कुछ तो भाई जो रोज की लाइफ होती है उसको आसान करने में लगे हुए हैं लेकिन दूसरी तरफ बहुत ही हाई क्वालिटी के इक्विपमेंट भी है जो कि भाई वॉर के दौरान काम आ सकते हैं। और यहाँ पे ये प्रोडक्ट इतने रेयर है कि भाई मर्चेंट को वो एक्सक्लूसिवली चाहिए। लेकिन यहाँ पे अभी भी उन्हें पता नहीं है कि इन वेपन को कौन डेवलप कर रहा है। मतलब यहाँ पे उन्हें ये पता ही नहीं चल चुका है क्योंकि उन्होंने स्पाइस भेजे है और उसके बावजूद भी उन्हें पता नहीं चल रहा कि ये चीज कहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है। और उसके बाद यहाँ पे कगाली मैजिट्रेन को भी मेंशन करती है और वो बताती है कि यहाँ पे टेम्पेस्ट ने भी एक मैजिट्रेन को डेवलप कर लिया है जिस वजह से एम्पायर का जो प्लस पॉइंट था कि भाई उनके पास वेपन्स और जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की चीजें थी जिसमें एम्पायर आगे था वो भाई अभी उनका प्लस पॉइंट नहीं है क्योंकि टेम्पेस्ट ने भी वैसे ही चीजें लगभग डेवलप कर ली है। तो उस वजह से यहाँ पे एम्पायर का जो भी एडवांटेज था वो शायद अभी उन्हें इतना नहीं मिलने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे उन्हें उसका प्रूफ भी नहीं मिल रहा कि भाई आखिर ये चीजें डेवलप कहाँ पे हो रही है। इन्होंने स्पाइस भेजे है उसके बावजूद भी। तो भाई इस वजह से यहाँ पे कगाली बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होती है क्योंकि उसका अपोनेंट यहाँ पे डेमन लॉर्ड रिमोरू है जिसे वो भी इतने ओपनली फेस नहीं कर सकती। तो उसके बाद यहाँ पे कगाली ये भी बताती है कि टेम्पेस्ट ने शायद बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी के वेपन भी डेवलप कर लिए है। तो भाई ये बात कहती है उसके दिमाग में एक और बात आती है कि शायद हमें एम्पायर के जो इतने ज्यादा सोल्जर्स है उनके ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो भाई ये सुनते ही यहाँ पे यूकी हंसने लग जाता है और वो कहता है कि शायद तुम्हें अभी समझ में आ चुका है कि ये जो वॉर है ये बस नंबर से नहीं जीती जा सकती क्योंकि यहाँ पे पहले एम्पायर के पास एक साइंटिफिक वेपन का थोड़ा प्लस पॉइंट था लेकिन यहाँ पे टेम्पेस्ट ने भाई
उससे फिल कर लिया है। टेम्पेस्ट के पास भी मैजिट्रेन आ चुकी है और बाकी के साइंटिफिक वेपन भी आ चुके हैं। तो इस वजह से यहाँ पे वो एम्पायर के वेपन्स के ऊपर दाव नहीं लगा सकते अभी, क्योंकि यहाँ पे एम्पायर ने जो भी चीजें डेवलप की है वो भाई अदर वर्ल्ड के नॉलेज से ही की है, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। लेकिन यहाँ पे रिमोरू खुद एक अदर वर्ल्डर है जो कि ये सारी चीजों को डेवलप कर रहा है, तो भाई उसे भी वो नॉलेज है। तो इस हिसाब से यहाँ पे यूकी सोचता है कि भाई नहीं, ये बंदा क्या डेवलप कर लेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इन सारी चीजों को सोच के यूकी के दिमाग में कंक्लूजन आता है कि भाई ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जहाँ पे रिमोरू सच में ये वॉर जीत सकता है, क्योंकि उसे पता है रिमोरू कितना कैपेबल है और उसने अभी तक कितनी डेवलपमेंट की है। लेकिन यहाँ पे एम्पायर उसे बहुत ही हल्के में ले रहा है। लेकिन यहाँ पे भाई वेगा का कुछ और ही ओपिनियन होता है, क्योंकि यहाँ पे वेगा कहता है कि भाई तुम कितनी बोरिंग बातें कर रहे हो कि वो ऐसा वेपन बना लेगा या वैसा वेपन बना लेगा, हमें बस उन सबको एक साथ खत्म करना है और सारी प्रॉब्लम फिनिश। मतलब देखो, हर एक ग्रुप में एक ढक्कन होता है और ये वही ढक्कन है। तो यहाँ पे ये सुन के भाई यूकी को भी गुस्सा आता है, लेकिन वो ज्यादा कुछ उसे कहता नहीं है, क्योंकि ये सच में अकल का अंधा है। और यहाँ पे यूकी का सोचना ये होता है कि भाई इस बंदे के पास सच में बहुत ताकत है, लेकिन भाई कौड़ी भर की अकल नहीं है इसके पास। तो इस वजह से यहाँ पे यूकी ये भी सोचता है कि अगर इसके पास थोड़ा दिमाग होता तो शायद मैं उसे और भी इंपॉर्टेंट काम दे सकता, लेकिन भाई ये उसके बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है। तो यहाँ पे यूकी वेगा को ये जवाब देता है कि भाई जब समय आएगा तो मैं तुम्हें ये जो ताकत वाले काम है वो दे दूंगा। मतलब भाई इनडायरेक्टली वो उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे यूकी उसके बातों के बारे में थोड़ा सोचने लगता है, क्योंकि जो चीज यहाँ पे वेगा ने कही है वो थोड़ी बहुत सही है, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। क्योंकि यहाँ पे यूकी ऐसे एक्सप्लेन करता है इस चीज को कि अगर भाई डिमोन लॉर्ड गी क्रिम्सन के सामने अगर तुमने 10 मिलियन या 20 मिलियन की भी आर्मी खड़ी कर दी, तब भी वो सबको खत्म कर देगा और उस बंदे का कोई बाल भी वाका नहीं कर पाएगा। तो इस बात से वो ये बताना चाहता है कि भाई इस वर्ल्ड में इंडिविजुअल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा मैटर करती है। मतलब तुम सिर्फ नंबर लेके नहीं घूम सकते। और इस वजह से यहाँ पे यूके का कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई मिलिट्री के अंदर सिर्फ सोल्जर ज्यादा होने से कुछ नहीं होता, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है और वो कैसे डिप्लॉयड है और उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, ये बहुत सारी चीजें मैटर करती है। तो इन सारी चीजों को सोचने के बाद यूके को यह रियलाइज होता है कि भाई यहाँ पे जो टेम्पेस्ट फेडरेशन है वो सच में बहुत ही खतरनाक एनिमी है। क्योंकि यहाँ पे बस एक खतरा नहीं है कि मतलब भाई डिमोन लॉर्ड रिमोरू ही बहुत पावरफुल है और इसको निपटा दिया तो भाई सब खत्म, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे यूकी मेंशन करता है कि टेम्पेस्ट के अंदर बहुत सारे पावरफुल मार्जिन भी है और मेनली जो भाई उनके 4 हेवनली किंग्स है, जिसमें कि भाई बेनीमारू, डियाब्लो, शियोन और गॉप्टा भी है। तो यहाँ पे अगर इन चारों को ही डिप्लॉय कर दिया तो भाई ये इक्विवेलेंट हो जाएगी कि तुम किसी टैक्टिकल यूनिट को वहां पे डिप्लॉय कर रहे हो, और उस वजह से इन चारों को हराना ही बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क बन जाएगा। तो भाई यहाँ पे डामराडा भी यूके की जो बातें हैं उनसे एग्री करता है, क्योंकि उसे भी पता है कि टेम्पेस्ट के अंदर ऐसे मार्जिन भी अवेलेबल है जो भाई एक डीमन लॉर्ड को भी राइवल कर सकते हैं और एक सेवन को भी राइवल कर सकते हैं। इतनी पावर यहाँ पे टेम्पेस्ट होल्ड करता है। तो ये सुन के यहाँ पे यूकी भी रिप्लाई करता है कि तुम बहुत ही सही बात कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 हेवनली किंग पावरफुल नहीं है, बल्कि वहाँ पे जो गिल्ड और गाबिल है वो दोनों बंदे भी बहुत पावरफुल है। मतलब ये बहुत ही सरप्राइजिंग वाली बात है कि कैसे यहाँ पे रिमोरू ने एक डीमन लॉर्ड लेवल के कमांडर हासिल किया है। तो भाई यहाँ पे यूकी को बहुत बड़ा हेडेक होता है इन चीजों को सोच के, क्योंकि यहाँ पे रिमोरू के पास इतने पावरफुल लोग हैं जो कि भाई यहाँ पे डायरेक्टली क्लेमेन के अगेंस्ट भिड़ सकते हैं, जो कि अभी क्लेमेन खत्म हो गया, लेकिन वो इतना कमजोर नहीं था। वो भाई एक डीमन लॉर्ड था और उसके पावर के बंदे यहाँ पे रिमोरू के अंडर काम कर रहे हैं। तो भाई इस वजह से यहाँ पे यूकी बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ जाता है। तो भाई यहाँ पे बाकी लोगों का भी ये कहना था कि भाई अच्छी बात है कि हम यहाँ पे डीमन लॉर्ड रिमोरू से दुश्मनी नहीं कर रहे। भाई यहाँ पे वेगा भी नोट करता है, मतलब वो भी हाँ में हाँ मिलाता है। तो उसके बाद यहाँ पे हमें ऐसा एक्सप्लेन किया जाता है कि यूकी ने यहाँ पे डीमन लॉर्ड गी के साथ एक एग्रीमेंट किया है, तो उसके वजह से यहाँ पे वो इनडायरेक्टली उसके अंडर आ चुके हैं। तो उस वजह से वो अभी रिमोरू के अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि रिमोरू के अगेंस्ट जाना मतलब भाई गी क्रिम्सन के अगेंस्ट जाना ऐसा हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर वो यहाँ पे रिमोरू के काम में टांग नहीं अड़ाते तो सब बातें ठीक रहेगी। और ये सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे रिमोरू और यहाँ पे जो यूकी की टीम है वो भाई अभी सीज फायर में आ चुकी है, मतलब इनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे यूकी ये भी सोचता है कि अगर उन्हें सच में उससे डायरेक्टली फेस करना है तो भाई उन्होंने जो भी चीजें यहाँ पे वेस्ट में गवाई है तब तक वो उतनी पावर को होल्ड नहीं करते, तब तक वो ऐसी चीजें नहीं कर पाएगी। तो उसके बाद यहाँ पे यूकी कागाली से कहता है कि क्या तुम्हारी रिपोर्ट अभी खत्म हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे कागाली एक्सप्लेन करते हैं कि जितनी भी रिपोर्ट आई थी मैंने पूरी बता दी है और मिलिट्री की ज्यादा इन्फो नहीं आ पाई। लेकिन उसके बाद यहाँ पे कागाली एक और चीज बताती है कि उसमें एक और चीज मुझे एक्सप्लेन करनी है, और वो बताती है कि टेम्पेस्ट की जो कैपिटल है रिमोरू उसमें पहले इमरजेंसी ड्रिल्स हुई, लेकिन अभी वहां पे एक इवैक्यूएशन ड्रिल भी हो रही है। और यहाँ पे वो एक्सप्लेन करती है कि जो भी लोग थे टेम्पेस्ट के अंदर उन्हें बताया जाता था कि भाई तुम अभी टाउन के अंदर जाओ, मतलब जो रिमोरू कैपिटल है उसके अंदर जाओ और कोई भी बाहर नहीं रहेगा। तो भाई यहाँ पे जो इन्होंने स्पाइस भेजे थे वो भाई कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पे। तो उस वजह से वो क्या करते हैं कि एक ग्रुप अंदर जाता है और एक ग्रुप बाहर ही रहता है। तो उस वजह से यहाँ पे जो स्पाइस गए हैं वो भाई दोनों सिचुएशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे कागाली बताते हैं कि जब इन लोगों ने उस चीज को ऑब्जर्व किया तो वहां पे जितने भी स्पाइस थे वो भाई बहुत ज्यादा शॉक हो गए। तो ये चीज सुन के मीशा क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आखिर ऐसा क्या हुआ। और यहाँ पे कागाली एक्सप्लेन करती है कि वहां पे जो पूरा टाउन था वो भाई पूरा का पूरा गायब हो जाता है और वहां पे बस एक बड़ा गेट रह जाता
जाता है। तो यहाँ पे उसके बाद जो स्पाइस थे उन्होंने ये कंफर्म किया है कि भाई बाहर जितने भी लोग रह रहे हैं वो वापस फिर से अंदर जा सकते हैं और वो पहुंचते हैं वहाँ पे लेबिरिंथ के अंदर, और वो अंदर के लोग भी फ्री होके बाहर आ सकते हैं। मतलब वहाँ पे ऐसा कोई लॉक नहीं है जिससे भाई कोई बाहर नहीं आ पा रहा है। तो भाई ये चीजें सुनने के बाद यूकी कहता है कि शायद ये डंजन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मिशा का क्वेश्चन था कि सर क्या आप हमें एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे यूकी एक्सप्लेन करता है कि भाई ये चीज कगाली को पहले से पता है कि टेम्पस के अंदर एक टूरिस्ट स्पॉट है, मतलब अपनी डंजन, वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जा सकते हैं। तो यहाँ पे कगाली बताते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पे बहुत सारे एडवेंचरर्स आते हैं मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। लेकिन उसके बाद यूकी कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, और वैसे भी वहाँ पे बहुत सारे रूमर्स थे कि उस डंजन के अंदर एक सिटी भी मौजूद है। तो भाई ये सुन के यहाँ पे डमराडा बहुत ही कंफ्यूज और बहुत ही सरप्राइज होता है कि भाई आखिर ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है। तो यहाँ पे यूकी उसे कहता है कि देख भाई ये जो चीजें है वो सुनने में बहुत ही घटिया लगती है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे रिमोरू को कंसिडर करते हैं तो ये बंदा सारी चीजों को पॉसिबल कर सकता है। और वैसे भी उस डंजन के अंदर 100 फ्लोर है और वहां पे उसे गार्ड करता है वेल्डोरा। तो भाई वेल्डोरा का नाम सुनते ही ये लोग पागल हो जाते हैं कि भाई क्या सच में ऐसा पॉसिबल है, क्या तुम सच कह रहे हो। तो भाई यहाँ पे यूकी उसे बताता है कि भाई मैंने ये चीजें खुद वेल्डोरा से सुनी है, तो ये बिल्कुल सच बातें है। तो भाई ये सुन के यहाँ पे डमराडा पूरा शॉक हो जाता है और वो कुछ बोल ही नहीं पाता, क्योंकि ये चीज सुन के भाई कोई भी भरोसा नहीं करेगा कि एक डंजन है जिसके अंदर वेल्डोरा स्टॉर्म ड्रैगन, जो कि भाई एक ट्रू ड्रैगन है, वो उसे गार्ड कर रहा है। तो ये चीज सुनने के बाद कगाली भी कहते हैं कि शायद ये बिल्कुल सही हो सकता है, और शायद उसी डंजन के अंदर जो सिटी है उसी के अंदर जो फैसिलिटी है वेपन्स को डेवलप करने की, शायद वो वहीं पे लोकेटेड हो सकती है। तो भाई ये चीजें सुन के यहाँ पे यूकी बहुत ही एक्साइट होता है। लेकिन उसके दूसरे साइड में डमराडा का ये क्वेश्चन होता है कि आखिर फिर हमारी वॉर कैसे होगी। तो भाई यहाँ पे यूकी कहता है कि मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं जितना यहाँ पे रिमर को जानता हूँ वो भाई खुद होके एक फ्रंटल वॉर नहीं करेगा, वो यहाँ पे उसकी सिटी को बचाना चाहेगा, और ये तरीका बहुत ही खतरनाक है कि वो उसको इस्तेमाल करके अपनी सिटी को बचा सकता है। और शायद ये बातें सुन के यहाँ पे इंपीरियल आर्मी भी शॉक होने वाली है। तो यहाँ पे उसके बाद यूकी बताता है कि हमें बस यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि आखिर वहाँ पे क्या होगा। लेकिन उसके बाद भाई यूकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भी कहता है कि यहाँ पे इनकी जो वॉर है और इनकी जो फाइट है वो टेम्पेस के कैपिटल में होने वाली है। तो अगर यहाँ पे एम्पायर की आर्मी अगर उस गेट को अवॉइड करके आगे जाती है तो भाई एम्पायर फंसने वाला है, क्योंकि जैसे ही वो आगे जाएगा तो भाई पीछे से रिमोर के जो सोल्जर्स है वो भाई उस गेट से निकल के उन्हें पिंसर अटैक में फंसा लेंगे। मतलब आगे से वेस्टर्न नेशन होगा और पीछे से रिमोर की आर्मी होगी, तो वहां पे भाई एम्पायर सच में फंस जाएगा। तो भाई ये बातें सुन के यहाँ पे सबके सब शौक हो जाते हैं कि भाई ये सच में बहुत ही डरावनी बात है, और शायद एक डिमोन लॉर्ड ऐसी बातें सोच सकता है। तो भाई यहाँ पे यूकी का यही सोचना होता है कि जिस तरीके का बंदा यहाँ पे रिमोरू है भाई उससे तुम कन्वेंशनल तरीके से नहीं हरा पाओगे। लेकिन ये चीज पता होने के बावजूद भी यूकी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई रिमोरू इस लेवल तक जाएगा। तो यहाँ पे यूकी ये सोचने लगता है कि भाई आगे चल के वो उसे एज ए एनिमी भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि ये बंदा इतना पावरफुल हो चुका है। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ यूकी और उसके जितने भी बंदे हैं वो भाई बहुत ही एक्साइटेड है, क्योंकि वो भी जानना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे ईस्टर्न एम्पायर और टेम्पेस की लड़ाई होती है तो भाई आखिर कौन जीतेगा। तो यहाँ तक जितना भी डिस्कशन हुआ ये तो हमें पहले ही पता था, क्योंकि रिमोरू ने ये सारी चीजें पहले सॉर्ट आउट कर ली थी। बस इनके डिस्कशन में और इनके रिपोर्ट में ये चीजें अभी डिस्कस हुई है, लेकिन इसके आगे इनका क्या प्लान होने वाला है ये डिस्कशन होने वाला है। तो उसी वजह से यहाँ पे सबसे पहले मिशा क्वेश्चन पूछती है यूकी से कि आखिर हमें अभी क्या करना चाहिए। और इसके पीछे का एक और रीजन होता है कि क्यों मिशा ये क्वेश्चन पूछ रही है, क्योंकि मिशा और जो बाकी के बंदे हैं यहाँ पे सेरेब्रस ग्रुप के वो अभी भी यूकी को फॉलो कर रहे हैं, और यूकी यहाँ पे डीमन लॉर्ड गी से हार चुका है, उसके बावजूद भी ये फॉलो कर रहे हैं। लेकिन पहले चीजें डिफरेंट थी, पहले यूकी बस एक उनका ग्रैंड मास्टर था, लेकिन अभी यूकी ईस्टर्न एम्पायर का एक कमांडर भी बन चुका है। तो इस वजह से यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि भाई यूकी खुद के ही थोड़े जाल में फंस चुका है, क्योंकि वो यहाँ पे एक एम्पायर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन भी बन चुका है, और दूसरी तरफ वो सेरेब्रस ग्रुप के साथ भी है। तो इसी वजह से यहाँ पे सेरेब्रस ग्रुप थोड़ा सोच में होता है कि भाई यूकी आगे क्या करेगा, क्योंकि इन लोगों को सच में पता नहीं होता कि भाई ये बंदा क्या सोच रहा है। और दूसरी तरफ अगर यहाँ पे एम्पायर भाई बहुत मारा भी खाता है रिमोरू के हाथों, तो उनका कोई नुकसान नहीं है, यहाँ पे उनका फायदा ही होने वाला है, क्योंकि इनकी पहले ही डील हो चुकी है गी के साथ। तो इस हिसाब से वो उनके फायदे की चीज होगी। तो इन सारी चीजों को लेके यहाँ पे वो बहुत ही टेंशन में होते हैं। लेकिन यहाँ पे यूकी उसे रिप्लाई करता है कि देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे रिमोरू एम्पायर को बहुत धोता भी है तब भी हमारा फायदा ही होगा, क्योंकि वैसे भी एम्पायर जो है वो हमारे गोल के बीच में आ रहा है। और ये इस वजह से नहीं है कि गी क्रिम्सन ने मुझे ऐसा करने को कहा है, मेरा भी यही गोल है कि मैं धीरे धीरे करके इनको कमजोर करूं, क्योंकि भाई यूकी ने पहले भी बोला था कि इसका गोल वर्ल्ड डोमिनेशन है, तो भाई एम्पायर भी उसके रास्ते में वैसे होने ही वाला है। तो इस वजह से यहाँ पे यूकी कहता है कि ये अच्छी बात है और ये हमारे फायदे की बात है कि यहाँ पे एम्पायर कमजोर हो रहा है। और वैसे भी अगर मैं यहाँ पे अभी कॉप कमांडर बन चुका हूँ तो अभी मेरे लिए इस इन्फो को गैदर करना बहुत ही आसान हो चुका है। तो इस वजह से मुझे पता है कि एम्पायर किस डायरेक्शन को फॉलो करने वाला है और वो क्या प्लान करने वाला है, क्योंकि भाई यहाँ पे यूकी अभी वन ऑफ द 3 जनरल में से एक बन चुका है। तो उस वजह से उसे बहुत ही सेंसिटिव इन्फो के बारे में भी पता है कि एम्पायर किसके ऊपर अटैक करेगा,
कब करेगा, उनके नंबर कितने हो गए। तो इस इन्फो से वो खुद की गलतियां भी ठीक कर सकता है कि उसे क्या प्लान करना है इनको गिराने के लिए। तो यहाँ पे वो खुद की ही पोजीशन को इस्तेमाल कर रहा है एम्पायर की वीकनेस को स्टडी करने के लिए। और यहाँ पे उसके बाद यूकी बताता है कि अगर यहाँ पे रिमोरू बहुत देर तक होल्ड ऑन करता है तो उसके वजह से एम्पायर को और ज्यादा ट्रूप भेजने पड़ेंगे। तो उस टाइम पे एम्पायर बहुत ही वीक हो जाएगा, मतलब जितनी भी आर्मी एम्पायर के अंदर रहेगी उनको वो भेजनी पड़ेगी रिमोरू के साथ फाइट करने के लिए। तो उस वजह से भाई एम्पायर जो वहां पे है वो कमजोर हो सकता है और उसी का फायदा उठा के ये अपना काम कर सकते हैं। और इसी वजह से यहाँ पे यूकी बहुत ही जोर से अपने टेबल पे हाथ पटकता है और उसके बाद यहाँ पे यूकी डिक्लेयर करता है कि इसी अपॉर्चुनिटी का हम फायदा उठा सकते हैं क्योंकि यही मोमेंट उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि वहां पे एम्पायर भी वीक हो चुका है। तो भाई ये सुन के यहाँ पे कगाली तो बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ डमराडा और अपने बाकी के लोग हैं वो भी भाई बहुत ही एक्साइट हो जाते हैं कि ये सच में बहुत ही खतरनाक चीज है क्योंकि यहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं कू डेटा की जिसमें भाई बहुत ज्यादा खतरा है। और भाई यहाँ पे मीशा तारीफ भी करती है कि ये बहुत ही खतरनाक चीज है, शायद यूकी ऐसे प्लान कर सकता है। लेकिन भाई दूसरी तरफ वेगा का कुछ अलग ही चलता है और वो कहता है कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे एम्पायर हो या डिमोन लॉर्ड हो, मैं सबको खत्म कर दूंगा। तो भाई यहाँ पे यूकी उसे इग्नोर करता है क्योंकि यूको को पता है ये ढक्कन कभी भी कुछ भी बोलते रहता है। तो यहाँ पे यूकी एक्सप्लेन करता है कि देखो हमारा रफली प्लान तो यही है क्योंकि गी क्रिम्सन के साथ इनकी यही एग्रीमेंट हुई है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई एग्रीमेंट नहीं हुई है कि भाई यहाँ पे यूकी वेस्टर्न नेशन के साथ कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे गी के साथ जो प्रॉमिस हुआ था उसके हिसाब से सिर्फ वो एम्पायर के अंदर केओस फैलाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे गी ने कभी भी मेंशन नहीं किया कि भाई वो वेस्टर्न नेशन को कुछ नहीं कर सकता और इसी चीज का फायदा यहाँ पे यूकी उठा रहा है कि भाई वो इन दोनों को ही कमजोर करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सुन के डमराडा कहता है कि अच्छा तो तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि तुम यहाँ पे वेस्ट और ईस्टर्न एम्पायर की फाइट करवा रहे हो, लेकिन उसी का फायदा उठा के तुम यहाँ पे जब एम्पायर कमजोर हो जाएगा तब तुम्हारा काम करोगे। तो भाई यहाँ पे मीशा भी खुश हो जाती है कि ऐसे खतरनाक प्लान सिर्फ यूकी बना सकता है। तो भाई यहाँ पे यूकी कहता है कि देखो ऐसा नहीं है, मेरे अलावा कोई भी इस प्लान को बना सकता है, लेकिन भाई यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब कोई भी प्लान तो बना सकता है लेकिन हर कोई इस प्लान को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, या अगर वो हिम्मत भी करते हैं परफॉर्म करने की तो उनके पास उतनी ताकत ही नहीं है कि वो सच में इस प्लान को अचीव कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे यूकी डिफरेंट है, यूकी के पास भाई उतना दिमाग भी है, उतना करेज भी है और उतनी पावर भी है, मतलब इतनी नहीं कि भाई वो सबको हरा दे, लेकिन स्टार्ट करने के लिए उतनी पावर चाहिए वो उसके पास पहले से है। और उसके बाद यहाँ पे यूकी बताता है कि उसने ये जो थोड़ा प्लान है वो भाई मास्टर गादरा को बता दिया है, जिसको हमने भाई पिछले एपिसोड में देखा था। और यहाँ पे वो इस वजह से उसे बताता है क्योंकि भाई मास्टर गादरा को बदला लेना होता है वेस्टर्न नेशन से, उसका रीजन हमें आगे चल के पता चलेगा। लेकिन उस बदले के लिए ही गादरा ने भाई इतने वेपन्स बनाए थे एम्पायर के लिए, मतलब तुम समझ रहे हो इतने सालों से ये बंदा जो इतने डेवलपमेंट कर रहा है, इतने वेपन्स बना रहा है, इसके पीछे का यही एक रीजन है कि उससे बदला लेना है वेस्टर्न नेशन से। तो भाई यहाँ पे सबको पता है कि गादरा की जो रेपुटेशन है वो भाई बहुत फैली हुई है क्योंकि ये बंदा काम भी इतने सालों से कर रहा है। और यहाँ पे यूके बताते हैं कि आखिर उसने ये चीज गादरा को बहुत सारी इन्फो क्यों दी। तो यहाँ पे वो बताता है कि जब गादरा यहाँ पे रिमोर के बारे में थोड़ा सर्च करेगा तो उससे बहुत ज्यादा इन्फो पता चलेगी रिमोर के बारे में कि भाई ये बंदा कितनी डेवलपमेंट कर रहा है, और उससे गादरा को रियलाइज हो जाएगा कि रिमोरू सच में बहुत बड़ा खतरा है एम्पायर के लिए। तो भाई यहाँ पे सबका क्वेश्चन होता है कि आखिर इन चीजों को करके हमें क्या अचीव होने वाला है, आखिर हमारा फायदा क्या होगा इससे। तो यहाँ पे यूके एक्सप्लेन करता है कि मास्टर गादरा का यहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंस है पूरे इंपेरियल आर्मी के ऊपर, लेकिन उसके पास एक कोई अथॉरिटी नहीं है कि जिससे वो सारी चीजों को कर पाए, क्योंकि एम्पायर को पता है ये बंदा हमेशा से बदला लेना चाहता है और उसके वजह से वो कुछ भी कर सकता है। तो इसी की वजह से उसका इन्फ्लुएंस तो है लेकिन उसके पास एक प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसी चीज का फायदा यूके उठाता है कि भाई इसको इस्तेमाल करके वो यहाँ पे उसे रिमोरू के अगेंस्ट खड़ा करेगा ताकि रिमोरू को थोड़ा नुकसान हो, और उसी के साथ यहाँ पे जो इन्फो है डंजन के बारे में वो भी उन्हें ज्यादा मिल सकती है। तो भाई यहाँ पे डमराडा समझ जाता है कि आखिर यहाँ पे यूके क्या करने की कोशिश कर रहा है, और वो बताता है कि शायद तुम इससे एक साथ डिमोन लॉर्ड रिमोरू और एम्पायर को कमजोर कर दोगे, क्योंकि भाई इनकी फाइटिंग हुई तो रिमोरू तो कमजोर होगा ही, लेकिन गादरा एम्पायर की तरफ है, अगर उसे कुछ होता है तो उसके वजह से एम्पायर भी पूरा कमजोर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सबसे बेनिफिशियल अगर कोई पोजीशन है तो वो है यूके की, क्योंकि यहाँ पे वो दोनों का नुकसान चाहता है। तो यहाँ पे गादरा की बातें सुन के यूके भी कहता है कि तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मेरा कुछ ऐसा ही प्लान है, क्योंकि यूके यहाँ पे खुद होकर रिमोरू से नहीं भिड़ना चाहता, क्योंकि उसे भी पता है ये चीज बहुत डेंजरस है। लेकिन अगर भाई कोई और उसके जगह अटैक कर रहा है रिमोरू के ऊपर तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें उसी का फायदा होने वाला है। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे यूके बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताता है एम्पायर के बारे में, जो भाई पूरे ईस्टर्न एम्पायर का जो आर्क है उसमें कंटिन्यू होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे यूके बताता है कि पूरे एम्पायर में 3 लोग हैं जो कि सबसे डेंजरस है, और उनमें से एक है मास्टर गादरा, जिसको हम पहले देख चुके हैं, क्योंकि भाई उसी ने इतने सारे वेपन को डेवलप किया है। तो पहले तो यूके ने बता दिया कि पहला होने वाला है मास्टर गादरा, जो कि भाई एक आर्कमेज है और वो बहुत सालों से जिंदा है और उसने बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी डेवलप की है। लेकिन उसके अलावा जो पिछला अटैक हुआ था वेल्डरा का, वो भाई उसका चैंपियन है, क्योंकि भाई उस ट्रेजेडी को उसने सर्वाइव किया था, और जिन लोगों को ये पता है वो भाई उससे बहुत
डरते हैं। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे कगाली का क्वेश्चन होता है कि तो ठीक है, एक तो गादरा हो गया, लेकिन यहाँ पे बाकी के 2 बंदे कौन है? तो भाई यहाँ पे यूकी जवाब देता है कि सच में मुझे भी नहीं पता कि बाकी के 2 बंदे कौन है। मतलब यहाँ पे उसे थोड़ी स्पेकुलेट करना पड़ रहा है, लेकिन उसे कंफर्म नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे उसे गादरा के बारे में कंफर्म पता है, लेकिन यहाँ पे जो 2 आइडेंटिटीज है उनके बारे में वो बस स्पेकुलेट कर रहा है। उससे 100% श्योर नहीं कि भाई वो वही लोग है। तो भाई ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इतनी सिंपल बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूकी सेरेब्रस ग्रुप का ग्रैंड मास्टर है और वहां पे उसके पास सारी इन्फो है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बस यहाँ पे 2 बंदों की इन्फो नहीं निकाल पा रहा है। तो समझ लो ये 2 बंदे कितने टॉप सीक्रेट पर्सन हो गए या फिर कितने पावरफुल हो गए। तो यहाँ पे मिशा यहाँ पे रीजन देते हैं कि शायद इस वजह से हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हो कि क्या हो कि ये बंदे इंपीरियल गार्डियंस के टॉप रैंकिंग मेंबर्स हो, क्योंकि भाई इंपीरियल गार्डियंस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉर्प है यहाँ का, तो उसके टॉप रैंकिंग मेंबर मतलब बहुत पावरफुल हो गए। तो भाई ये बात सुनने के बाद यहाँ पे यूकी सोचता है कि शायद ये बात सच हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे यूकी ने भी रूमर सुना था कि यहाँ पे जो इंपीरियल नाइट है जिनकी रैंक सिंगल डिजिट में है, वो एक कॉप कमांडर से भी ज्यादा पावरफुल है, जो कि यहाँ पे कॉप कमांडर अभी यूकी भी बन चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी यूकी की रैंक डबल डिजिट में है। तो इसी वजह से यहाँ पे यूकी को थोड़ा कंफर्म हो जाता है कि शायद ये रूमर बिल्कुल सच हो सकते हैं। और उसके बाद हमको ये भी बताया जाता है कि अगर तुम्हें सिंगल डिजिट के लिए रैंक बैटल करनी है तो तुम्हें सबसे पहले एम्परर से ही परमिशन लेनी पड़ती है और उसके प्रेजेंस में ही फाइट करनी पड़ती है। मतलब सिंगल डिजिट के बाद जितने भी है वो कैसे भी फाइट कर सकते हैं चैलेंज करके, लेकिन अगर तुम्हें सिंगल डिजिट की रैंक होल्ड करनी है तो भाई तुम्हें एम्पर से परमिशन लेके और उसके प्रेजेंस में फाइट करनी है। तो इसी वजह से यहाँ पे यूकी इन सारी चीजों को अवॉइड करता है और ये चीजें बहुत कम लोगों को पता है। मतलब ये जो इन्फो है वो भाई कुछ वर्दी लोग हैं जो कि उस पोजीशन को होल्ड करने के काबिल है, उनको ही ये इन्फो दी जाती है, जिसमें कि अभी यूकी भी एक है। तो यहाँ पे यूकी बताता है कि वो चाहे तो यहाँ पे एक सिंगल डिजिट पर्सन को हरा सकता है, मतलब उसे ऐसा लगता है, लेकिन वो तब भी ऐसा क्यों नहीं करता। तो वो उसका रीजन बताता है कि मैं यहाँ पे अपने एनिमी को अपना ट्रम्प कार्ड शो नहीं करना चाहता, क्योंकि भाई उसे एम्परर के प्रेजेंस में फाइट करनी पड़ेगी और यहाँ पे अगर यूकी अपनी फुल पावर उसके सामने दिखा देता है तो भाई वो बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज में आ सकता है। और यहाँ पे यूकी जो भाई कॉप कमांडर बना है वो गादरा के रिकमेंडेशन की वजह से बना है, इस वजह से वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। तो इन चीजों को सुनने के बाद यहाँ पे वेगा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करता है यूकी से कि भाई अगर तुम यहाँ पे ऐसा सोचते कि तुम उन्हें हरा सकते हो तो तुम्हें यहाँ पे अज्यूम करने से अच्छा तुम्हें उनके साथ फाइट करनी चाहिए, तभी हमको क्लियरिटी मिलेगी कि तुम सच में उनसे स्ट्रांग हो या नहीं। और अगर तुम यहाँ पे ऐसा दावा कर रहे हो कि तुम यहाँ पे सिंगल डिजिट को हरा सकते हो तो फिर यहाँ पे तुम किन लोगों के बारे में बात कर रहे हो कि वो यहाँ पे बहुत बड़ा थ्रेट बन सकते हैं हमारे लिए। क्योंकि भाई अगर सिंगल डिजिट को यूकी हरा पा रहा है तो उसने पहले क्यों कहा कि हमें सबसे 3 लोगों से भाई चौकन्ना रहने की जरूरत है, जिसमें कि एक गादरा है और फिर वो बाकी के 2 कौन है। तो भाई यहाँ पे यूकी भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि यहाँ पे जो 9 सिंगल डिजिट मेंबर्स है वो बहुत ही पावरफुल है, तो उनमें से कोई बंदा और भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन उसके बाद यहाँ पे यूकी कहता है कि देखो यार, अगर हम इनसे कभी मिले नहीं तो आखिर हम क्या ही कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे यूकी कहता है कि देखो मेरा कहने का ये मतलब है कि जिनको हम जानते हैं या फिर उन्होंने खुद सबके सामने उनको शो किया है, हम उनके बारे में जरूर सोच सकते हैं। तो भाई यहाँ पे डामराडा का क्वेश्चन आता है कि आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो यहाँ पे यूकी बताता है कि यहाँ पे इंपीरियल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है और उसका जो हेड है जिसका नाम है तात्सुया कोंडो। तो भाई यहाँ पे डामराडा भी कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस बंदे के बारे में जानता हूँ, मैंने उसे देखा भी है, उसका नाम भी पता है, लेकिन उसके बारे में मैं कुछ भी इन्फो गैदर नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसी वजह से यूकी भी कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें उसका अपीयरेंस पता है और उसका नाम भी पता है, तब भी हमें उसके अलावा उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो भाई यहाँ पे हमें तात्सुया के बारे में बताया जाता है, मतलब तात्सुया कांडो, जो कि भाई नाम से पता है ये एक अदर वर्ल्डर है, लेकिन भाई ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है पूरे अभी ईस्टर्न एम्पायर में, जो कि आगे चल के इंट्रोड्यूस होने वाली है। और यहाँ पे डामराडा और यहाँ पे मिशा और वेगा ये बंदे भी, मतलब यहाँ से जो भी नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने वाले हैं वो भाई पूरे इस आर्क में चलने वाले हैं। तो यहाँ पे नाम से पता चल जाता है कि भाई ये बंदा एक अदर वर्ल्डर है और इन चीजों के अलावा किसी को भी इसके बारे में नहीं पता। मतलब यहाँ पे उसे लोग यहाँ पे एक घोस्ट या फैंटम की तरह डिस्क्राइब करते हैं कि उसके पास सारे लोगों की इन्फो है, मतलब जो भी यहाँ पे काम हो रहा है और जो भी यहाँ पे काम कर रहा है सारे लोगों की इन्फो उसके पास है, लेकिन उसकी इन्फो किसी और के पास नहीं है, इसलिए यहाँ पे उससे घोस्ट या फैंटम की तरह डिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट इन्फो होती है कि ये बंदा सिर्फ फर्स्ट रैंक लेफ्टिनेंट है, मतलब कॉप कमांडर के नीचे इसकी रैंक आती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी कॉप कमांडर उसे ऑर्डर नहीं दे सकता। मतलब हायरार्की के हिसाब से ये चीजें पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। तो उस वजह से यहाँ पे थोड़ा ये भी अंदाजा लग जाता है कि यहाँ पे जो इंपीरियल इंटेलिजेंस एजेंसी है वो भाई मिलिट्री के सुपीरियर है, मतलब उनकी हायरार्की यहाँ पे मिलिट्री से भी ज्यादा बड़ी है। इस वजह से एक कॉप कमांडर भी यहाँ पे तात्सुया को ऑर्डर नहीं दे सकता। लेकिन उसके बाद यहाँ पे यूकी ये भी असम्पशन करता है कि शायद ये बंदा एक सिंगल डिजिट मेंबर है, इस वजह से भी ऐसी चीजें पॉसिबल हो सकती है। तो ये सुन के यहाँ पे डामराडा और कगाली भी एग्री करते हैं कि शायद ऐसी चीज पॉसिबल हो सकती है। तो ये बातें होने के
बाद यहाँ पे वेगा पूछता है कि ठीक है ये 2 बंदे तो पता चल गया, पहला हो गया गार्डरा, दूसरा हो गया तात्सुया कोंडो और तीसरा बंदा कौन है। तो यहाँ पे यूकी से कहता है कि भाई तू बहुत ही इंपेशेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें सबसे पहले तात्सुया कोंडो के बारे में सोचना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि मैं उसके साथ थोड़ी मीटिंग करने की कोशिश करता हूँ ताकि उसके बारे में और इन्फो पता चले। और उसके बाद यहाँ पे यूकी कहता है कि उसे भी खुद यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि आखिर ये जो लास्ट पर्सन है वो है कौन। तो भाई यहाँ पे वेगा जो कि पहले ही अकल का अंधा है वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो भाई यहाँ पे यूकी थोड़ा उससे गुस्से में कहता है कि थोड़ा शांत हो जा, मतलब वो यहाँ पे उसे वार्न करता है। तो यहाँ पे वेगा बाद में सॉरी कहता है उसे, और यहाँ पे वेगा इस वजह से करता है क्योंकि वेगा को पता है कि यूकी और उसके स्ट्रेंथ का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो उसके बाद यहाँ पे यूकी उस तीसरे पर्सन के बारे में बताता है यहाँ पे, और वो कहता है कि ये जो तीसरा पर्सन है वो एम्परर के साइड में बैठती है, लेकिन उसकी जो प्रेजेंस है वो बहुत पावरफुल है कि तुम यहाँ पे उस कर्टन के दूसरे साइड में बैठे हो तब भी तुम उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हो। तो भाई ये वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड कैरेक्टर है यहाँ का, क्योंकि जिनको पता है मैं किस कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि आगे चल के आने वाला है, वो बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। लेकिन यहाँ पे एक कैच होता है, मतलब यहाँ पे ये चीज सिर्फ यूकी ने सेंस की है, मतलब यहाँ पे किसी भी बंदे को ऐसा पता नहीं था कि एम्परर के साइड में कोई बैठा भी है। तो इसी की वजह से ये सब बंदे शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो सच में अभी बहुत शॉक हो चुके हैं, क्योंकि इतने टाइम से वो यहाँ पे थे, उन्हें कभी भी महसूस नहीं आया कि कोई एम्परर के साइड में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे इस चीज से तुम उस कैरेक्टर का अंदाजा लगा सकते हो वो कैरेक्टर कितनी पावरफुल है कि यहाँ पे अभी तक कोई उसे सेंस भी नहीं कर पा रहा है। क्योंकि अगर कोई बंदा इतना पावरफुल होता है तो भाई उसका प्रेजेंस आराम से किसी को भी महसूस हो जाएगा, लेकिन वो इतना स्किल्ड है कि भाई उसकी प्रेजेंस कोई डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। और यहाँ पे बस यूकी है जिसे भाई वो सेंस हुई है कि ऐसा कोई पर्सन वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और इसी वजह से यहाँ पे यूकी उसे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पर्सन डिक्लेयर करता है पूरे एम्पायर में। तो भाई इसी वजह से यहाँ पे डमराडा भी रिप्लाई करता है कि मैंने भी अभी तक ऐसी बातें कभी नहीं सुनी कि ऐसा पर्सन एग्जिस्ट भी करता है। और यहाँ पे यूकी रिप्लाई करता है कि जैसे मैंने सोचा था कि उस पर्सन की प्रेजेंस इतनी पावरफुल है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने अभी तक उसकी एग्जिस्टेंस को डिटेक्ट नहीं किया है। तो इस चीज से यहाँ पे यूकी भी समझ जाता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो भाई ये बंदे ये बातें सुन के सब शांत बैठ जाते हैं, क्योंकि यूकी अगर उसे इतना पावरफुल डिक्लेयर कर रहा है तो भाई ये बहुत ही शॉकिंग चीज है। और इसी वजह से सारे लोग कहते हैं कि क्या तुम सच में कह रहे हो, मतलब सच में ऐसा पर्सन यहाँ पे एग्जिस्ट भी करता है। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर तुम ये चीज हमें नहीं बताते तो हमें कभी पता भी नहीं चलता कि ऐसा पर्सन वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे यूकी कहता है कि देखो ज्यादा टेंशन मत लो, बस इतना याद रखना कि जब हम यहाँ पे एम्पायर के अंदर कूच शुरू करेंगे, मतलब उनके ऊपर वो अटैक करना शुरू करेंगे, तो वहाँ पे ये 3 बंदे हैं जो कि उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत दे सकते हैं। और यहाँ पे यूकी डिक्लेयर करता है कि भाई वो अभी खुद होके गादरा को ठिकाने लगाएगा, मतलब उसके साथ वो जो भी प्लानिंग कर रहा है वो यहाँ पे उसके अगेंस्ट प्लॉट करने वाला है। और दूसरा काम है भाई डामराडा का यहाँ पे ये काम होने वाला है कि उससे तात्सुया कोंडो के बारे में जितनी भी इन्फो है जो कि अभी तक इनको कुछ भी नहीं पता उसके नाम के अलावा, तो वो इन्फो उसे निकालनी है। और उसके बाद यहाँ पे अगला मिशन आता है मिशा का, और मिशा का ये काम है कि जो आर्मर्ड कॉप का कमांडर है उसको भाई थोड़ा फेवर में लेना है ताकि आगे चल के उसका वो फायदा उठा सके। तो यहाँ पे वेगा कहता है कि भाई मेरा क्या काम है, मतलब मेरा तो कोई मिशन होगा। तो यहाँ पे यूकी से कहता है कि तुम्हारा एक मिशन है और वो है कि तुम्हें मैजिक बिस्कॉप को इन्फिल्ट्रेट करना है, मतलब तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी ताकत को इस्तेमाल करके जल्द से जल्द इंपीरियल गार्डियन बनना है। लेकिन यहाँ पे यूकी उसे वार्न भी करता है कि भाई तू यहाँ पे उस कमांडर को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे कमांडर खत्म हो गया तो एम्पायर थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा, तो फिर से एम्पायर को वेट करना पड़ेगा कि क्या हमें अभी अटैक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उस वजह से यूकी का जो प्लान है वो फेल हो सकता है। तो इसी वजह से यूकी उसे वार्न करता है कि भाई कुछ भी कर उसे हरा, लेकिन उसे खत्म मत करना। तो यहाँ पे वेगा उसे जवाब देता है और वो मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि मैं अपना काम बहुत ही बढ़िया तरीके से करूंगा। लेकिन भाई तब भी यहाँ पे यूकी को थोड़ा टेंशन होता है, क्योंकि ये बंदा पहले ही ढक्कन है, तो ये कुछ भी कर सकता है, उसकी इंपल्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि वेगा के एक गलती की वजह से यूकी का पूरा प्लान ही तबाह हो सकता है। तो उसके बाद यहाँ पे ये तीनों बंदे, मतलब ये तीनों सेब्रस के जो लीडर है वो यहाँ से निकल जाते हैं, और अभी सिर्फ यहाँ पे यूकी और कागाली है। तो यहाँ पे कागाली का ये क्वेश्चन आता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये बंदे उनका मिशन सच में कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पे यूकी को भी पता नहीं कि भाई आखिर क्या होगा, क्योंकि उसने पहली गलती ये कर दी कि गी क्रिम्सन के वो पाले में आ गया, क्योंकि गी के वजह से वो अभी थोड़ा टोन डाउन हो चुका है और उसे भी नहीं पता कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। और इसी वजह से उसे भी पता है कि ये सिचुएशन बहुत ही डेंजरस हो चुकी है, लेकिन बस वो भी यहाँ पे उम्मीद कर रहा है कि भाई इसके जो सबऑर्डिनेट है वो उनका मिशन अच्छे से कंप्लीट करे। तो उसके बाद यहाँ पे यूकी कहता है कि फाइनली अभी टाइम आ चुका है कि सच में अभी वॉर शुरू होने वाली है। लेकिन यहाँ पे कागाली कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है कि आखिर कौन सी साइड यहाँ पे जीतेगी। तो भाई यहाँ पे यूके कहता है कि देखो इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ, क्योंकि अगर अपना कू डेटा जो है अगर वो सक्सेसफुल भी हो गया, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई इनका रियल प्लान तो वही से शुरू होने वाला है, क्योंकि उसी के बाद वो यहाँ पे एम्पायर के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। तो यहाँ पे कागाली कहते हैं कि इसी की वजह से तो हमने लाफ्लास और अपने क्रू को काम पे लगा दिया है, मतलब भाई इनका भी एक और प्लान है जो कि यहाँ पे
पे बिहाइंड द सीन चल रहा है। तो यहाँ पे हमें ये भी बताया जाता है कि यहाँ पे इनका ये प्लान नहीं है कि यहाँ पे एम्पायर जीतना नहीं चाहिए, इनका बस सिंपल प्लान ये है कि वॉर ज्यादा चलनी चाहिए। उसके वजह से धीरे धीरे करके एम्पायर कमजोर होते जाएगा और उसी मौके का फायदा उठा के ये लोग अपना जो कू है वो शुरू कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे ये दोनों ये भी बताते हैं कि उसके आगे वो क्या करेंगे। अगर उनका कू सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद वो एम्पायर को उनका पपेट बनाएंगे, मतलब यहाँ पे वो एम्पायर को अपने पूरे काबू में लेके उससे सारे काम करवाएंगे और उसको इस्तेमाल करके एक नया एम्पायर बनाएंगे। और उसके बाद वो ये बताते हैं कि इसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पे ईस्टर्न एम्पायर के साथ पीस भी बना लेंगे ताकि उनको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद वो खुद एम्पायर को खत्म कर देंगे क्योंकि उनका काम अभी हो चुका है, एक नया एम्पायर भी बन जाएगा और वो उस एम्पायर के ऊपर रूल भी कर पाएंगे। और यहाँ पे हमें ये भी बताया जाता है कि यूकी ने अभी अपना जो भाई वर्ल्ड डोमिनेशन का प्लान है उसको थोड़ा टोन डाउन कर लिया है, क्योंकि गी क्रिम्सन के सामने हारने के बाद उसे रियलाइज हो चुका है कि इस दुनिया में बहुत ही पावरफुल बीइंग एग्जिस्ट करते हैं जिनको वो भाई हेड ऑन करके हरा नहीं सकता। तो इस वजह से वो अपना प्लान थोड़ा टोन डाउन कर चुका है। और यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वो अभी पूरी दुनिया के ऊपर काबू नहीं करेगा, मतलब अगर उसे ईस्टर्न एम्पायर के भी ऊपर रूल करने का मौका मिलता है तो वो भी करेगा और धीरे धीरे करके अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करेगा ताकि आगे चल के वो उनके अगेंस्ट स्टैंड कर पाए। मतलब पहले उसका जो प्लान था कि भाई वो सबको हराएगा, हेड ऑन फाइट करेगा, ऐसी गलती वो अभी दोबारा नहीं करने वाला। और उसके बाद उसका ये भी प्लान होता है कि भाई बिहाइंड द सीन होके वो सारी चीजों को मैनेज करेगा और अभी वॉर के दौरान जितनी भी फाइट होंगी और उतनी मौतें होंगी उनका भी उन्हें फायदा होने वाला है। क्योंकि उसके बाद यहाँ पे कागाली कहते हैं कि अगर ऐसी चीजें हुई तो उसके बाद वो एक ट्रू डीमन में इवॉल्व हो सकती है। क्योंकि भाई अगर यहाँ पे बहुत लोगों की मौत होती है और हमें पता है कि एक ट्रू डीमन में इवॉल्व होने के लिए उन्हें बहुत सारी सोल्स चाहिए और उस वॉर के दौरान ये चीजें आराम से उन्हें मिल सकती है। इसलिए यहाँ पे कागाली का ये गोल होता है कि वहां पे वो ट्रू डीमन लॉर्ड में इवॉल्व होगी। और यहाँ पे यूकी से कहता है कि मैं भी इसका वेट कर रहा हूँ कि तुम इवॉल्व हो जाओ और दूसरी तरफ मैं भी अपनी नई पावर को इस्तेमाल करना सीखूंगा। मतलब उसे जो उसकी नई अल्टीमेट स्किल मिली है उसके बारे में वो यहाँ पे बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जब यहाँ पे यूकी को उसकी अल्टीमेट स्किल मिली तो उसे थोड़ा रियलाइज हुआ और उसे थोड़ा फील हुआ कि भाई उसकी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और उसके वजह से उसे ये भी पता चल चुका है कि इस दुनिया में डीमन लॉर्ड गी क्रिम्सन जैसे बहुत ही पावरफुल बीइंग एग्जिस्ट करते हैं। और इसी की वजह से भाई उसने उसका वर्ल्ड डोमिनेशन का प्लान भी थोड़ा एडजस्ट किया यहाँ पे। तो ये चीजें बताने के बाद यहाँ पे ये दोनों एक और बात कहते हैं कि कोई भी चीज हो, हमें बहुत सारी चीजें पता है, उसके बावजूद भी शायद हमें यहाँ पे सतर्क रहने की जरूरत है। और भाई ये दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं क्योंकि उनका लगता है कि भाई इनका प्लान बहुत ही बढ़िया है। लेकिन इतने इंटेलिजेंट और इतनी इन्फो लेने के बाद भी ये एक चीज को बहुत ज्यादा नजरअंदाज करते हैं और वो है अपनी डंजन। तो यहाँ पे इन्हें लगता है कि ये जो डंजन है ये बस इसी काम की है कि जैसे यहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज है जहाँ पे वेपन डेवलप कर रहे हैं, यहाँ पे वो सिटीज को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो यहाँ पे उस डंजन का फायदा लेके गादरा और रिमोर को भिड़ाना चाहते हैं ताकि दोनों साइड वीक हो सके। मतलब इनका व्यू पॉइंट इतना ही है, लेकिन भाई ये इनकी बहुत बड़ी गलती है क्योंकि यहाँ पे जो डंजन की ट्रू सिग्निफिकेंस है वो उसको बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो इसी की वजह से वो ये सोचते हैं कि भाई आगे चल के हम उसको कॉन्कर करेंगे तो शायद हमें कुछ टीम को वहाँ पे भेजना चाहिए उसे एनालाइज करने के लिए। तो यहाँ पे इसके बाद इनकी यही प्लानिंग होने वाली है कि डंजन को कॉन्कर करने के लिए, मतलब उसके बारे में थोड़ी स्पाइस भेज के इनको इन्फो गैदर करनी है, तो उसके लिए वो आगे की प्लानिंग करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे यूकी को एक ऐसा रिजल्ट मिलने वाला है जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था, जो कि भाई हम अभी अगले एपिसोड में कवर करेंगे। और इसी के साथ भाई ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। पता है ये वीडियो ज्यादा ड्यूरेशन का नहीं है क्योंकि भाई एक हफ्ते से थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन नेक्स्ट वीक्स में ट्राई करूंगा कि भाई 45 मिनट का एक एपिसोड बन जाए। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।